आज की क्लास में प्रीवियस चैप्टर जो हम कर रहे थे दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक करा रही हूँ दैट इज साइटोकाइनेसिस। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको एक बार स्प्लिट करके देखेंगे। साइटो मीन्स सेल होता है और सेल की स्टडी को कहते भी हैं साइटोलॉजी। देन यहाँ पे एक और आपके पास टर्म है जो यहाँ पे इंक्लूडेड है दैट इज काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन। तो बोलने का मतलब हो गया कि आपको सेल डिवीजन सीखना है। अब रीजन ये है सेल डिवीजन होने का कि क्रोमोसोम ने अपना सेग्रीगेशन कर रखा है ऑलरेडी। जो पूरा आप माइटोसिस पढ़ रहे थे उसमें आपने यही सीखा है कि कैसे जो आपने लास्ट स्टेज देखा था टीलोफेज का, उसमें क्रोमोसोम्स ने अपने आप को सेपरेट करने का काम किया था। और जब आप अपने बुक में देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट मिलता है कि टीलोफेज के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे आप। अब अगर देखें इसको ट्रूली तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे कि ये डिप्रेशन अंदर की तरफ जा रहा है और डीपेंस होता जा रहा है, इधर भी और डीप हो रहा है ये। तो देख के तो कोई भी बता सकता है कि अच्छा ये सेल जो है ना ये कट होने जा रहा है। अगर नहीं डिवाइड नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, डायकैरियोटिक फेज हो जाएगा। डाई मींस टू, कैरियन मींस न्यूक्लियस, तो ये डायकैरियोटिक स्टेज हो जाएगा। और डायकैरियोटिक स्टेज हो जाएगा तब भी वो भी गलत है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि टीलोफेज के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब सेल डिवीजन जो है वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर इतना ज्यादा जो आपने देखा अभी और आपने जो मेहनत करी इतनी, वो सब वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस कब होगा, आफ्टर टीलोफेज। आफ्टर टीलोफेज ही क्यों होगा, क्योंकि टीलोफेज ही वो लास्ट फेज है जहां पे ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रखे हैं, ठीक है। और जब ये ऑपोजिट पोल पे क्लस्टर बना के बैठे हुए, आपने तो यही लिखा था कि यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स का यहाँ पे आपको क्लस्टर दिख रहा है वो कहाँ अवेलेबल है, एक अपर साइड में और दूसरा लोअर साइड में, मतलब ऑपोजिट पोल्स की तरफ इसने खुद को अरेंज करके रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जानता है कि एक टाइम में मुझे क्या होना है, डिवाइड होना है, तो उससे अच्छा है पहले ही बिल्कुल इक्वल इक्वल यहाँ पे सेग्रीगेशन कर लो क्रोमोसोम्स का। अब एक और बात कहाँ फंसती है, जब आप ये समझना स्टार्ट करेंगे कि अगर सेल को डिवाइड होना है ये, और ये डिवाइड होके पूरा साइकिल लगा के आएगा और पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद इसको यहाँ पे 2 सेल्स में खुद को डिवाइड करना है। तो जब ये 2 सेल्स में खुद को डिवाइड करने का काम करेगा तो ऐसा तो प्लांट्स भी करेंगे और एनिमल्स भी करेंगे, दोनों को तो हम लिविंग वर्ल्ड में ही पढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई नॉन लिविंग है जो मैं आपको बोल दूं कि नहीं भाई इसमें ये नहीं होगा और दूसरे में होगा। अब यहाँ पे एक और चीज क्या है कि प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल तो काफी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, काफी ज्यादा क्या होगा, वो रिजिड होगा। अब रिजिड होगा तो एक और कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उसके पास कि वो कैसे और किस तरीके से अपना सेल डिवीजन कराए। तो दोनों में जो फर्क है और दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है। ऐसा भी नहीं है कि मैं पढ़ा दूं या बता दूं तो आप बोले नहीं हमें समझ नहीं आया, कंफ्यूजन हो रही, कुछ भी नहीं है वैसा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही आसान सा है, बहुत ही इजी सा है। अब देखिए इसको देख के हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लेवल नहीं भी होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सेल वॉल जो है इनको डिफरेंशिएट करने का काम करता है। पॉइंट नंबर 1, जब कभी भी आपको सुनने को मिलेगा सेल प्लेट फॉर्मेशन, दिस टर्म इज ओनली कॉपीराइटेड फॉर प्लांट्स। आप एनिमल सेल्स में कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि एनिमल सेल्स सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज सेल प्लेट। ठीक है, हम यहाँ पे प्लेट टर्म जो है वो क्यों यूज कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जब मैं आपको प्लांट सेल्स पढ़ा रही थी तो प्लांट सेल पढ़ाते पढ़ाते मैंने बताया था कि जो दो प्लांट सेल्स है उनके बीच का जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो मिडिल लैमेला है।
वही मिडिल लैमेला क्या करता है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम पिक्टेट का जो बना होता है, तो सेम उसी नेचर का यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे ना बिल्कुल मिड में सबसे पहले थोड़ा सा सल्फेट बनता है। बनने के बाद ये क्या करेगा, इसका जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स आउटर साइड, मतलब बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ये भी किधर मूव कर रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि बाहर की तरफ मूव करता 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 ये क्या करेगा, प्लांट सेल्स को दो सेल में डिवाइड करने का काम कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपने सीखा कि प्लांट सेल्स में कैसे होगा साइटोकाइनेसिस, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। फिर सवाल ये उठता है कि एनिमल सेल्स में कैसे होगा फिर। तो एनिमल सेल्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो एनिमल सेल्स में अभी हमने बोला ना यहाँ पे फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, यहाँ उल्टा हो जाएगा उसका, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड हो जाएगा। फ्रॉम आउटवर्ड टू, ये जा रहा है यहाँ पे क्लीवेज आपको नजर आ रहा है, और यही क्लीवेज जो है यहाँ से डीप होता 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 है, एक समय ऐसा आएगा कि एनिमल सेल्स को दो सेल में डिवाइड करने का काम कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा और मेजर डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। और दूसरी बात ये है, आसान भी है। अगर एक बार आपने समझ लिया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज, जब आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस लिख रहे थे, तो मैंने कभी भी आपको ऐसा नोट नहीं कराया, या किसी भी बुक में कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि प्लांट सेल्स कंटेन सेंट्रियोल्स, नहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, जो आपने सेंट्रोजोम की पढ़ाई करी है, वो सेंट्रोजोम आपको सिर्फ कहाँ दिखा है, एनिमल सेल्स में दिखा। तो एक और चीज है, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स बने हुए नजर आ रहे हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ढूंढ के दिखाइए, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत ही आसान, इजी, सिंपलेस्ट डायग्राम है, एज इट इज जैसे है। अभी मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में बना जरूर लेंगे। नोटबुक में अगर आपसे पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, उस डायग्राम में आपको ऐड कौन सी चीज करनी है सो मैं बता देती हूँ, इसके बाद भी आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। देखिए, उसमें आपको मार्क ये करना पड़ेगा कि एक एरो आपको बाहर से अंदर की तरफ शो करना पड़ेगा। इधर भी एरो है, आपको बाहर से अंदर की तरफ शो करना पड़ेगा। यहाँ जब आप ड्रॉ करेंगे तो जो एरो है आपको अंदर से बाहर की डायरेक्शन दिखाएगा ना ये, तो ये आपको फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड शो करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड की तरफ ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है। चलिए वापस से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। पहले मुझे ये बताएंगे कि समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताइए, समझ आया सबको? यस मैम। है ना? डिफरेंसेस बहुत ही आसान है, इजी है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि किस सेल के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा सेल डिवीजन होता है, तो आपका आंसर होगा प्लांट सेल्स में। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल प्लेट, अब आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट, ओनली पिक्टेट, स्पोरोपोलिनिन। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि इसका नेचर क्या है, मिडिल लैमेला ही बनाने का काम करता है। तो ऑब्वियस है, क्योंकि मिडिल लैमेला बना था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट का, तो यहाँ भी हम लोग क्या मार्क करेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट। ठीक है, आप डिफरेंसेस लिख दूं, मैं नोट कर दूं, समझ आ गया सबको? यस मैम। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, खैर ये डायग्राम जरूर बना लेंगे। अभी इतनी जल्दी जल्दी तो आपको समय नहीं मिलेगा, और डायग्राम बनाएंगे ही तो अच्छा बनाएंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लेंगे, बना लेंगे इसको। चलिए, तो आपको एक साइड करना है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स, और एक साइड आपको करना है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स।
In animal cells, cytokinesis occurs by cleavage, furrow that deepens gradually towards इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर की तरफ ये मूव कर रहा है। एक और हम लोग इसका लिखेंगे पॉइंट, क्योंकि वो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो एनिमल सेल में आपने क्या देखा, साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय क्लीवेज फरो दैट डिपेंड्स ग्रेजुअली टुवर्ड्स इनसाइड। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूं और यहाँ मैं पेस्ट कर दूं, तो देखिए क्या फर्क आएगा प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल सेल को मैंने यहाँ बना दिया प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय, यहाँ हो जाएगा सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन दैट ग्रेजुअली, तो ठीक है ग्रेजुअली होगा, दैट मूव्स ग्रेजुअली टुवर्ड्स आउटसाइड। ये आउटसाइड बाहर की तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, देन cell plate formation is absent in animal cells इधर हम लोग कर देंगे एब्सेंट को प्रेजेंट बना देंगे बस, प्रेजेंट। और यहाँ जहां पे आपने लिखा ना टुवर्ड्स इनसाइड, ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि मैंने अलग पॉइंट नहीं लिखा है इसका। और यहाँ जो आपने आउटसाइड करा है दिस वन। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट करा था ना, ये एनिमल सेल रह गया है गलती से, प्लांट सेल करने दीजिए इसमें, प्लांट सेल्स। हाँ अब लेंगे। हो गया ये? Yes, ma'am. अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट सेल्स, तो आंसर आपको पता है, सेल प्लेट is formed by middle lamella. So cell plate is also cell plate also contains calcium and magnesium pectate.
देन एक और चीज जो आप जानते हैं ऑलरेडी, सेंट्रियोल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। इसलिए आपको जो सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर थे वो आपको सिर्फ कौन से डायग्राम में दिखा, एनिमल सेल में दिखा, प्लांट सेल में आपको नजर नहीं आया। ठीक है, इस पेज का भी लेंगे स्क्रीनशॉट। हो गया ये। देन देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूज है, नेचर में क्या रोल है इसका, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि माइटोसिस से कंप्लीटली डिफरेंट है मियोसिस। मैंने आपको बार बार प्लॉइडी सिखा रखी है। ठीक है, तो एक मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, जब भी लिखूं, पता नहीं जितने भी चैप्टर में लिखूं, बच्चों को हमेशा एक कंफ्यूजन होती है। तो उसके लिए पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। ठीक है, हालांकि कई बार मैंने आपको समझा रखा है। अगर डिप्लॉयड बोला जाता है तो डिप्लॉयड का मतलब है कि वहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया सा इमेज है, मैं आपको शो करती हूँ, उसके बाद आपको डाउट ही नहीं रहेगा। देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फर्स्ट वाले केस में जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहाँ जो आपको क्रोमोसोम नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इसमें कितनी कॉपी है? 1 और 2? एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? 1 है या 2 है? मैम 2। ठीक है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टू 23 पेयर। सबको जब आप देख रहे हैं तो सबके पास क्या है? यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम का एक जो दूसरा सेट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। और फिर जब हम लोग यहाँ पे हैप्लॉइड सेल को देखते हैं तो इसके पास क्या है? एक पोजीशन पे एक ही क्रोमोसोम अवेलेबल है, दूसरा है ही नहीं। तो हैप्लॉइड का मतलब हुआ कि यहाँ पे वन सेट ऑफ, कई बच्चे क्या समझते हैं, आप में से भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, अगर उनसे पूछो डिफरेंशिएट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, क्या लिखते हैं आंसर? हैप्लॉइड सेल्स मीन सिंगल सेल, डिप्लॉइड सेल्स मीन्स 2 सेल्स। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, ऐसा कभी भी गलती से भी नहीं करेंगे। ये जो डिप्लॉयड सेल, ये जो आपको कैरियोटाइप दिख रहा है ना, मतलब क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जब न्यूक्लियस के अंदर देखा जाता है तो उसको कैरियोटाइप कहते हैं हम। ठीक है, आपको पता है ये एक जायगोट के अंदर का है। यानी आप अपनी लाइफ में सिंगल डे जब आप कैसे थे, यूनिसेलुलर थे जायगोट के फॉर्म में, तो उस जायगोट के अंदर जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो यही था। बस फर्क इतना है कि मेल चाइल्ड में XY होगा, फीमेल चाइल्ड में XX होगा, बस। ठीक है, यहाँ देखिए हैप्लॉइड कंटेंट है। हैप्लॉइड बोलने का मतलब ये स्पर्म में होगा या ओवम में होगा, स्पर्म में होगा या ओवम में होगा। जहां जहां पे जर्म सेल्स की बात करी जाएगी वहां पे आपको हैप्लॉइड कंटेंट जो है देखने को मिलेगा। अब एक अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ना है तो वापस फिर हमें इस टॉपिक को पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी? रीजन ये है कि पहला स्टेटमेंट ही इसका यही होता है कि माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज माइटोसिस ऑलवेज मेंटेन्स द प्लॉइडी ऑफ द सेल। अगर आप एक 2n वाले सेल में माइटोसिस कराएंगे तो ये जितने सेल डिवाइड करके देगा, आपकी मल्टी सेलुलर बॉडी बनी हुई है। जैसे मैंने आपको बार बार एग्जांपल दिया है, अगर आपका एक फिंगर कट हो जाता है गलती से, तो वहां पे कुछ समय के बाद हीलिंग हो जाती है, वो भर जाता है। क्यों भर जाता है? जो हीलिंग होती है तो क्या कोई दूसरे टाइप का सेल बनता है वहां पे? नहीं। और ऐसी हीलिंग होती है कि कुछ समय के बाद अगर माइनर कट है तो आपको पता भी नहीं चलता, बचपन से लेके आज तक कितनी बार कट हुआ होगा, वो कभी पता भी नहीं चल पाता कि एक्चुअली वो कट हुआ कहाँ था। तो वो इतने डिसिप्लिन मैनर में ये माइटोसिस अपना वर्क करता है। ठीक है, तो माइटोसिस जब कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? प्लॉइडी को मेंटेन करने का काम कर रहा है।
तो इसमें आपने कुछ और चीजें क्या सीखी अभी जो मैंने इतना लेक्चर दिया आपने सीखा? अच्छा, रिपेयरिंग कौन करेगा? माइटोसिस। डेवलपमेंट कौन करेगा? माइटोसिस। आपकी बॉडी यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर किसने बनाया? माइटोसिस। प्लॉइडी कौन मेंटेन करेगा? माइटोसिस। कुछ भी रटने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही, इजिली क्या है ये, कट टू कट आपको सब कुछ याद भी होगा और आपको समझ भी आ जाए। तो किसी भी तरीके का कोई भी रिपेयरिंग अगर आपकी बॉडी में होना है वो सिर्फ माइटोसिस करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर कल को माइटोसिस होना इस नेचर में बंद हो जाए तो आप एक चीज सोच के देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में जो सर्जरीज होती हैं, सर्जिकल जो वर्क्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो किसकी वजह से, किस कॉन्फिडेंस की वजह से किसी की भी सर्जरी ऑपरेशन किया जाता है? इसी कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ भाई ठीक है, आज अगर हम कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद इसकी हीलिंग हो जाएगी और होगी ही होगी। अगर नहीं होगी फिर कोई बंदा पागल है जो बोलेगा कि भाई नहीं मैं जिंदगी भर का पेन टोलरेट करूंगा, बोलेगा इससे अच्छा तो भाई मैं ना कराऊं सर्जरी, उसके बाद जो रिजल्ट होगा सो देखा जाएगा। तो ये सब किसका सिग्निफिकेंस है? ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, आसान सा आपको समझ आ गया, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आप मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। नहीं नोट हो पाएगा कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। प्रॉपर नोट्स जैसे एज इट इज आपको लिखा हुआ दिखता है वैसे आप नोटबुक में बना लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज जो अभी अभी आपने सीखा, माइटोसिस इज known as equational division because mitosis always maintains ploidy of the cell। ये क्या करता है? सेल की प्लॉइडी को मेंटेन करने का काम करता है। एंड यूनिसेलुलर organism transformed into multicellular organism due to mitosis, then mitosis helps in repairing and development, चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यस मैम डन। चलिए ठीक है, नोट जरूर कर लेंगे जैसे एज इट इज आप स्कूल की नोटबुक बनाते हैं वैसे ही नोट जरूर कर लेंगे। कभी भी किसी भी तरीके से जो क्रोमोसोमल नंबर है या जो रेशियो है क्रोमोसोम का, कभी भी किसी भी कीमत पे ये उसमें कोई भी एरर डिस्टरबेंस कॉज नहीं करता है। हाँ, अगर हुआ, कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते मैम अगर हुआ तो फिर क्या करेंगे? अगर हुआ तो उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स लीड करेंगे आगे जाके, जो कि आपको ट्वेल्थ क्लास में वन बाई वन करके बहुत सारे डिसऑर्डर्स की पढ़ाई करनी है। ठीक है, और प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स में आपको पता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है आपने पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, सब पढ़ा था आपने। तो उन सब में जो ग्रोथ लगातार होता रहता है वो भी माइटोटिक डिवीजन है। वो भी क्या है? माइटोटिक डिवीजन है।
एक ही लाइन है, हालांकि अब नीचे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। इसका आपने ले ही लिया स्क्रीनशॉट, लिख लीजिए इसमें। इन प्लांट सेल्स माइटोसिस occurs in मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। प्लांट्स में देखिए ऊपर से, जैसे कैसे चाय वगैरह के बागान होते हैं, तो वहां पे जो है जो फॉर्मेशन वो करते हैं, बार बार उसकी कटिंग करते रहते हैं। तो कटिंग तो इसलिए कर रहे हैं ना, उनको पता है कि वो उसका जो एपिकल पार्ट है वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो कौन ग्रो करा रहा है उसको? माइटोटिक डिवीजन करा रहा है। कौन करा रहा है? माइटोटिक डिवीजन करा रहा है। माइटोसिस इन एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम result in continuous growth of plants throughout their life। पूरी लाइफ उसका क्या करेगा? ये ग्रो कराने का काम करेगा। एक बस कैम्बियम आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देख लीजिए। हालांकि अब वो पोर्शन आपके सिलेबस से ही डिलीट कर दिया गया है, बट कोई बात नहीं, सीखना तो है ही आपको। बस सिर्फ एक बेसिक जो है ना, डायग्रामेटिकली आप उतना समझेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कैम्बियम। मैम ये रूट्स में होता है ना? किसमें आता है? मैम ये रूट्स में प्रेजेंट होता है क्या? रूट्स में भी होगा, स्टेम में भी होगा। देखिए ये क्या है, आपने जो ट्रांसफर सेक्शन करा ना, किसी चीज को ऐसे काटा है तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आपको नजर आएगा। तो उसमें बाहर की तरफ जो सेल का लेयर है वो हमेशा प्लांट्स के केस में क्या होगा? कॉर्टेक्स। और सबसे बाहर तो खैर वन एंड ओनली एपिडर्मिस को छोड़ के और कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। पिंक कलर का यहाँ पे आपको जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज जाइलम। ये सब के सब जाइलम है। और यहाँ जो आपको स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज फ्लोएम, ठीक है। इनके बीच में सबसे पहले जो आपको यहाँ पे लिखा है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये ऐसा नहीं कि पहले से ही ऐसा बन जाता है, नहीं। सबसे पहले क्या होता है, इनके मिड में एक कैम्बियम फॉर्म होता है, ठीक है। सबका कैम्बियम फॉर्म हुआ, फिर वो धीरे धीरे करते करते ज्वाइन हो जाता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है ये। तो जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम वाला पार्ट प्रेजेंट है, इसको कहते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। और जो आप देखिए इसके गैप के बीच में आ रहा है, वेस्कुलर बंडल के बीच के गैप गैप में आ रहा है ना, ये सब हो जाएगा आपका इंटर, मतलब बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं इसको। बस इतना सा बात है। तो कैम्बियम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ में काफी हेल्प करता है, इसलिए हमने यहाँ पे कैम्बियम का नाम जो है वो लिखा है। ये 9th में भी था आपके पास, बट आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैम ये कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम को अलग भी करता है क्या? हाँ, उसके बीच का मतलब रिप्रेजेंटेशन के तौर पे माने या ऐसे माने, तो जाइलम फ्लोएम को यहाँ पे सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है? कैम्बियम कर तो रहा है। देखिए डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, मतलब दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन कौन है? यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम अवेलेबल, ठीक है।
हो गया? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मियोसिस सेल डिवीजन दूसरे टाइप का सेल डिवीजन है, और दो ही सेल डिवीजन है। पहला माइटोसिस है, दूसरा मियोसिस है। अच्छी बात ये है, ठीक है। और दो में ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। पता नहीं तीन चार होता तो क्या हालत होती इनकी। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा। जहां मियोसिस आना चाहिए माइटोसिस लिख देते हैं, जहां माइटोसिस आना चाहिए मियोसिस लिख देते हैं। रीजन पूछो क्यों, तो एक ही आंसर मिलता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। अब एक बच्चे से पूछा क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों एम से स्टार्ट होता है, मतलब विदाउट लॉजिक कुछ भी बच्चे जो है वो सोच लेते हैं अपने दिमाग में। तो ये वही सेल डिवीजन है जो कि अब जाके प्लॉइडी को डिक्रीज करने का काम करेगा। अभी तक जो आप माइटोसिस 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 की पढ़ाई कर रहे थे, तो माइटोसिस में आपने सीखा था कि वो प्लॉइडी को बिल्कुल मेंटेन करने का काम कर रहा था, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा था उसमें। जैसे होना चाहिए वैसे ही क्रोमोसोम के नंबर को वहां पे वो सेग्रीगेट करके देता है। मियोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मियोसिस दो फेजेस में होता है। मियोसिस कितने फेजेस में होता है? टू फेजेस में होता है। अभी बस ये ऐसे इंट्रोडक्शन के तौर पे एक डायग्राम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा, वही बहुत है आपके लिए। देखिए, बस मुझे आपको बताना इतना है कि मियोसिस जब भी होता है, तो मियोसिस की खासियत क्या है? इट ऑलवेज अकर्स इन टू फेजेस। मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि चलो बच्चों माइटोसिस 1 हो गया, अब माइटोसिस 2 पढ़ते हैं, नहीं। लेकिन मियोसिस के केस में मैं आपको बताऊंगी क्या। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि एक बार यहाँ पे मियोसिस 1 होगा, और एक बार यहाँ पे मियोसिस 2 होगा। क्या होगा? दूसरा वाला जो साइड है यहाँ पे मियोसिस 2। इस डायग्राम से ना बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, देखिए अभी। बस ध्यान से देखते रहेंगे कि मैं समझा क्या रही हूँ। तो एक आपका एक साइड है मियोसिस 1, और दूसरा साइड मैंने यहाँ पे बना दिया मियोसिस 2। बस इतना तो आसान सा है। अब एक और अच्छी बात क्या है, मैंने आपको जो फेजेस याद करा रखे हैं, सारे बच्चों को फेज क्या याद है? आपको जो फेज ऑलरेडी याद है माइटोसिस से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ भी वही नाम है, नाम भी चेंज नहीं है। मतलब मियोसिस 1 के अगर आप सब फेजेस लिखेंगे तो हम बोलेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सब में 1 लगा देंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर जब हम बात करेंगे मियोसिस 2 के बारे में, सेम उसी तरीके से देखिए, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टेलोफेज 1, टेलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन तो खैर होगा ही होगा उसके बाद। तो फिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। मैंने आपको माइटोसिस में जब मेटाफेज पढ़ाया था, मैंने बोला ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। चेक कीजिए, यहाँ भी वही है। माइटोसिस इसका भी वही है। इसमें भी क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको? ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। बिल्कुल सही बात है, वही हो रहा है यहाँ पे। एनाफेज क्या पढ़ाया मैंने आपको? एनाफेज में मैंने आपको पढ़ाया द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है ऑपोजिट पोल की तरफ। ये देखिए इधर की तरफ भाग रहा है। फिर आपने टेलोफेज में क्या पढ़ा? द अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एट ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, यहाँ भी देखिए वही सेम सारी चीजें हैं। और प्रोफेज 2 जब मैं पढ़ाऊंगी आपको, सेम वही, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, डिसअपीयरेंस ऑफ गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस। बस वन एंड ओनली आपको प्रोफेज 1 सीखना है, सिर्फ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को छोड़ के और कुछ आपको इस चैप्टर में सीखना ही नहीं है। सीखना नहीं है बोलने का ये मतलब नहीं, भूल जाएंगे बोलने का ये मतलब है। बाकी तो कहीं कुछ दिमाग अप्लाई करना ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल था बच्चों वाला। प्रोफेज 1 का जो पैरा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
तो कभी आज तक ऐसा नीट के एग्जाम का पेपर नहीं बना जिसमें इस प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरा चैलेंज आप देख लेंगे टर्न करके, अभी मैं जो एक पैरा आपको पढ़ाने जा रही हूँ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हमेशा प्रोफेज 1 से क्वेश्चन होता ही होता है। बाकी तो जब प्रोफेज 1 ओवर होता है तो मैं बच्चों को कहती हूँ अब क्या, अब तो चैप्टर ओवर हो गया, सही बात है, प्रोफेज 1 को समझते के साथ। तो अब हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोफेज 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोफेज 1 को स्टार्ट करने के पहले कुछ मियोसिस के पॉइंट्स जो कि आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगे। पहली चीज, मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन 2 फेजेस। बिल्कुल सही बात है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो फेजेस में हो रहा है ये। दूसरी बात, मियोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। सही में क्या करेगा ये, हैप्लॉइड सेल फाइनली बनाने का काम करेगा। भाई मियोसिस जिस सेल में होगा उसको मियोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, मियोसाइट कहेंगे। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, कम से कम इसके फेजेस सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बस आपको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 मियोसिस 1 में लिखना है और मियोसिस 2 में आपको लिखना है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। meiosis meiosis is known as reductional division because it decreases ploidy of cells। फिर एक टर्म है आपके पास मियोसाइट। वैसा सेल जिसके अंदर मियोसिस होगा, द सेल विच undergoes meiosis is termed as मियोसाइट। बोलने का ये मतलब हुआ, अब जैसे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है इसमें मियोसाइट में, उनसे पूछा जाता है कि स्पर्म और ओवम क्या है तो कहते हैं हाँ मियोसाइट है। सबसे बड़ा मिस्टेक बच्चों का, जबकि मियोसाइट स्पर्म एंड ओवम नहीं है, जब जहां से उनका बनना स्टार्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नाम सुनने को मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये पॉलन ग्रेन बनाएगा। क्या करेगा ये, पॉलन ग्रेन बनाएगा। इसको शॉर्ट में एमएमसी बोला जाता है, फॉर्म्स पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, जहां माइक्रोस्पोर लिखा है ना आपने, वहां आपको कर देना है मेगास्पोर मदर सेल। शॉर्ट इसका भी एमएमसी ही होता है, बट इट फॉर्म्स फीमेल गेमेट। फिर आएगा यहाँ पे आपके पास स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या करेगा, स्पर्म्स बनाने का काम करेगा।
देन आपके पास है ओगोनिया। फॉर्म्स ओवम। इसका मतलब क्या हो गया? अभी इस छोटे से पॉइंट में इतने सारे क्वेश्चंस हिडन हैं। मतलब ये हो गया, आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ, पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन लगेगा? मियोसिस। फीमेल गेमेट बनाना है प्लांट्स में, तब कौन सा डिवीजन लगेगा? मियोसिस। स्पर्म्स कैसे बनेंगे? मियोसिस से। ओवम कैसे बनेंगे? मियोसिस से। और एक और चीज क्या है, जब मियोसिस से बन रहा है तो पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, स्पर्म भी हैप्लॉइड, ओवम भी हैप्लॉइड, सबके सब हैप्लॉइड। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमेशा क्वेश्चन आंसर में जगह जगह पे जब भी देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा इसमें से एक। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। बोलने का मतलब क्या हो गया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया, उगोनिया, सब के सब क्या है? ये सब के सब मियोसाइट है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। और आपको एग्जाम में क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, स्पर्मेटोगोनिया और एक ओवम लिख दिया जाएगा। और क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द सेल विच इज नॉट अ मियोसाइट। तो वहां पे स्पर्म को क्या करेंगे? आउट कर देंगे। बच्चों को लगता है नहीं, स्पर्म जो है वही मियोसाइट है। चलिए, ये पेज समझ आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को? नेक्स्ट जो कि आप जानते हैं, मियोसिस ऑलवेज, जो भी हम मियोसाइट के बारे में बात कर रहे थे, अकर्स इन डिप्लॉयड cells. Then meiosis is involved in formation of germ cells. Then maintains ploidy। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। मैंने माइटोसिस में लिखा था माइटोसिस ऑलवेज मेंटेन्स प्लॉइडी, बस मैंने फुल स्टॉप लगा दिया था। यहाँ मैं फुल स्टॉप नहीं लगा रही। मियोसिस मेंटेन्स प्लॉइडी फ्रॉम one generation to another generation because it decreases ploidy of germ cells। किस किस बच्चे को ये पॉइंट समझ आया? देखिए, नहीं समझ आया, मैं समझाती हूँ आपको। अब मुझे एक बात बताएंगे, अगर स्पर्म और ओवम फ्यूज करेगा तो स्पर्म के अंदर भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम था, ओवम के अंदर भी हैप्लॉइड। जब दोनों मिल गए तो जाइगोट डिप्लॉयड होता है। अभी भी मैंने आपको क्या बोला, जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, हम लोग के पास कैरियोटाइप है एक पेज पे, उसकी हेल्प लेते हैं। ये देखिए, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए मैंने बोला कि अगर जाइगोट के पास हर एक क्रोमोसोम डिप्लॉयड, तो मतलब आपके जो पेरेंट्स है उनमें भी जो सेल है उसमें भी क्या है? डिप्लॉयड है। उनके पेरेंट्स में भी क्या था? डिप्लॉयड था। उसके पहले भी क्या था? डिप्लॉयड था। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो तो इसलिए रहा है ना, क्योंकि मियोसिस ने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी हैप्लॉइड सेल्स बनाने की। यस और नो?
भाई अगर स्पर्म और ओवम कल को जाके ऐसे हेप्लॉइड नहीं हुए तो आप दोनों को फ्यूज करके डिप्लॉइड बना सकते हैं क्या? पता चला दोनों के दोनों डिप्लॉइड डिप्लॉइड चले गए, बन गया वो टेट्राप्लॉइड बन गया, वहां पे प्लॉइड ही डिस्टर्ब हो गई, कुछ एरर आ गया, कुछ क्या बहुत ज्यादा एरर आ गया, तो वैसा तो नहीं होता। तो मियोसिस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसका प्लॉइडी मेंटेनेंस जो है ये तो मियोसिस के बारे में जब हम बात करें तो ये माइटोसिस से किसी भी कीमत पे कहीं से भी कम नहीं है। ये भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कर रहा है, प्लॉइडी को मेंटेन कराने का काम कर रहा है। मेरी बात समझ आई सबको? यस मैम। तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि जर्म सेल्स की प्लॉइडी एक्चुअली यही डिक्रीज कराने का काम करता है। देन एक जो आपने इमेज में ऑलरेडी देख रखा है, मियोसिस occurs in two phases। पहला हो गया आपका मियोसिस 1 एंड दूसरा हो गया मियोसिस 2। चलिए अब इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। Yes, ma'am. Done. चलिए उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मियोसिस 1 आता है, मियोसिस 1, अब ऑलरेडी ना आप इसके सब फेजेस के नेम्स जो है वो जानते हैं। ये जो रहा आपका मियोसिस 1, मियोसिस 1 के भी जब फेजेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो प्रोफेज, मेटाफेज, सब में क्या करेंगे, 1 लगाते जाएंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, उसके बाद एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। बस स्टूडेंट्स फंसना कहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे ही प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है, ये जो प्रोफेज 1 है इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, अब इसके भी 5 सब फेजेस आप लोग पढ़ेंगे। अब वो 5 सब फेजेस है आपके पास यहाँ पे। पहला लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकाइटीन, then diplotin, and then number 5 is dikinase। इन्हीं सब फेजेस के बारे में मैं आपको बोल रही थी कि कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो आपके सब फेजेस हैं इसके डिस्क्रिप्शन से आज तक नीट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटी है इस बात की। क्यों आएगा? क्योंकि इसको छोड़ के बाकी कहीं कुछ आपको चैप्टर में समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। ये भी आसान है बट कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है। जाइगोटिन में भी वही चीजें हो रही है, पकाइटिन में भी वही चीजें हो रही है, बस मैं आपको सिखाऊंगी क्या। जाइगोटिन में स्टार्ट हो रहा है, पकाइटिन में क्लियरली दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे क्या, टीचर्स तक कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें कि आंसर जो है इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये 5 जो सब फेजेस है आपके पास, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। फर्स्ट क्वेश्चन इसके सीरीज अरेंजमेंट के ऊपर आता है। जैसे मैंने आपको सेल साइकिल का फेज बताया था G1S G2M, ठीक उसी तरीके से आपको इसके 5 फेजेस जो है वो याद होने मस्ट है, होना ही होना चाहिए। उसके लिए कोई रिलैक्सेशन, कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है,
हमने अपने टीचर से पूछा हम इसकी सीरीज कैसे याद करें, हम भूल जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमको एल से जिस भी बंदे का नाम याद है, जिससे आपको सपोज कीजिए लक्ष्मण याद है, लक्ष्मण लक्ष्मण जरा पानी दे दो, मतलब एक ऐसे ट्रिक के तौर पे जिससे क्या होगा, इसकी सीरीज जो है ना वो गलत नहीं करेंगे आप कभी, तो उससे क्या होता है, याद हो जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। पहला क्वेश्चन सीरीज के सीक्वेंस के ऊपर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अब याद, जब सीरीज ही नहीं याद होगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा आप? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मेंशन द फेज बिटवीन लेप्टोटीन एंड पकाइटीन, क्या होगा आंसर? जाइगोटीन। द फेज बिटवीन पकाइटीन एंड डाइकाइनेसिस, अब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं द फेज बिटवीन पकाइटीन एंड डाइकाइनेसिस, तो क्या होगा? मैम डिप्लोटिंग। ठीक है, वेरी गुड। जो आपको दिख रहा है, द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, मैम लेप्टोटीन। वेरी गुड। लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, डाइकाइनेसिस। ठीक है, वेरी गुड। द फेज बिटवीन जाइगोटीन एंड डिप्लोटीन, पकाइटीन। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप? इसके सीरीज के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। अभी दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों के ब्रेन में कि आखिर ये हमने यहाँ पे इनको ऐसे 5 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि सही में जब प्रोफेज 1 को, लेकिन किसके, अब 1 2 अगर आप लगा दिए तो मतलब आप समझ जाइए कि अच्छा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे मियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके लाइफ टाइम में, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया था, आपके लाइफ टाइम में आप अपने लाइफ इवेंट्स को डिवाइड करने का काम करते हैं ना, बोलते हैं इतने से इतने एज तक हमारा क्या था, बचपन था, इतने से इतने एज तक हमारा क्या था, टीनेज है, इतने से इतने एज तक क्या होगा, एडल्टहुड होगा। तो इस तरीके से करके आप जो वहां पे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जब हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के बारे में बात करते हैं, तो क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज किया गया। जब माइक्रोस्कोप के अंदर उनको एनालाइज किया गया तो एक बहुत ही अजीब सी चीज उनको नजर आई। क्या? क्रोमोसोम जो है वो अपना बिहेवियर जब जब जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, बोला अच्छा हम क्या करेंगे, इसका नाम जो है ऐसे ऐसे इसका रखते चले जाते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं डिटेल नहीं कर रही, मैं एक बात बता रही हूँ आपको। जैसे आपने कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम लिखा था, लेप्टोटीन बेचारा तो सुपर इजी है, वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिख देना है। दूसरी बात, लास्ट वाला जो फेज है ना, डायकाइनेसिस, तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि जितना प्रोफेज 1 का तुमको पॉइंट आता है सब चिपका दो डायकाइनेसिस। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा, सारे ऑर्गेनेल्स गायब होंगे, है तो प्रोफेज का ही पार्ट है। किसका पार्ट है ये? प्रोफेज की पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो लेप्टोटीन की में सिर्फ लिखो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, डायकाइनेसिस में प्रोफेज के जितने पॉइंट्स आते हैं सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, सब के सब। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disappears, nucleolus also disappears, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum also disappears, सब लिखिए आप यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज होना है, ऑब्वियस है। अब बचा आपके पास 3, जाइगोटीन, पकाइटीन और डिप्लोटीन। मैंने आपको इसलिए बोला कि 5 में से 2 कंफ्यूजन तो मैंने दूर कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में किस फेज में कंडेंसेशन, आंसर इज लेप्टोटीन। फिर मैं आपसे पूछ लूं कि 1 के किस सब फेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होगा, आंसर इज डायकाइनेसिस। मतलब क्या हुआ बोलने का, मात्र सिर्फ आपको इन 3 के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट करना आता है तो आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं होगा इस चैप्टर में। जहां पे मैं आपको बताऊंगी इनके बिहेवियर के बारे में, जैसे आपको यहाँ जो क्रोमोसोम दिख रहा है, जैसे इन्होंने कांटेक्ट यहाँ पे किया जस्ट, तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, सिनेप्सिस। अब टच करके बैठ गया तो बैठा थोड़ी रहेगा, जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जीन्स का एक्सचेंज कर रहा है।
एक्सचेंज करेगा तो उसको हम नाम दे देंगे क्रॉसिंग ओवर। फिर एक ऐसा समय आएगा कि सबका सब डिसॉल्व हो जाएगा, मात्र ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा, तो बोलेंगे इसको कायजमा या कायजमाटा बोला जाता है। आप देखें कितने ईयर पूछा गया, आप देखते देखते थक जाएंगे। किस स्टेज में कायजमाटा बहुत अच्छा दिखेगा? डिप्लोटीन। किस फेज में क्रॉसिंग ओवर बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व होगा? पकाइटिन। किसमें स्टार्ट होता है? स्टार्ट जब पूछ लिया जाएगा तब जाइगोटिन हो जाता है। ठीक है, तो इसको वन बाई, अभी बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, इसको वन बाई वन करके मैं लिखना स्टार्ट करूंगी अगली क्लास में। ठीक है, ऐसे भी बहुत ज्यादा कंटेंट आज की क्लास में हो गया, पता चले आपके सर के ऊपर से ही जाने लगेगा। मैंने जितना समझाया है उतना समझ आया सबको? उतना समझने में कोई Yes, दिक्कत नहीं ma'am. है यस ना? मैम। डिटेल करेंगे, Yes, आपको ma'am. घबराने की जरूरत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बस। मैम हाँ बोलिए। मैम वहाँ सिनेप्सिस एंड में काइज़मा विजिबल लिखा था मैम, काइज़मा एंड काइज़माटा में क्या डिफरेंस है? सेम है, सेम है, सेम है। कायजमा को ही कायजमाटा बोलते हैं। ठीक है, कायजमा भी बोला जाता है कई जगह पे। ठीक है, अच्छा मैम। ले लिया इस पेज का स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. यस मैम। मेंशन, असाइनमेंट क्वेश्चंस करते चलेंगे। मेंशन और सब फेजेस ऑफ, जैसे प्रोफेज वन लिखा जाता है ना, मैं एक चीज और सिखाती हूँ आपको। जब मैं क्वेश्चन में लिखती हूँ ना प्रोफेज वन, बच्चा बोलता मैम माइटोसिस का होगा कि मेयोसिस का होगा, अपना एक कॉमन सेंस लगाएंगे। अगर माइटोसिस का होगा तो हम तुम वन टू बोलेंगे क्या? नहीं, सिर्फ प्रोफेज बोलेंगे। और प्रोफेज में जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तो उसमें फेजेस थे ही नहीं, तो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस भी आंसर को हिंट करने का काम करते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ये याद होना मस्ट है। और मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है जिससे कभी भी सीरीज जो है उसमें गलती नहीं होगी आपके। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ये दिख रहा है, मेंशन द फर्स्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज वन। आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? पहला क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? Ma'am, leptotin. हाँ ठीक है, वेरी गुड। आंसर लिखेंगे लेप्टोटीन। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का। 10, ma'am. हाउ प्लांट सेल्स डिवाइड। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो एग्जामिनर को यहाँ पे क्या आंसर चाहिए कि बच्चा लिखता है कि नहीं लिखता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। बस लिखेंगे यहाँ पे बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। गिव द टर्म for the cell which
undergoes meiosis. मियोसाइट कहते हैं, मियोसाइट। देन name the last subphase of prophase 1. Ma'am, diakinesis. वेरी गुड, ट्राइकाइनेसिस। मतलब क्या हुआ, सीरीज याद करने से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। हो गया ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mention the term for that type of cell division which decreases ploidy of the cell. मियोसिस ऐसे ही घुमा के पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन लेंदी करके। आंसर इज मियोसिस। उसके बाद लिखेंगे राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सिग्निफिकेंस माइटोसिस। लिख लेंगे अब, है ना, जो मैंने पूरा नोट करा रखा है आपको। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग एंड डेवलपमेंट, इट मेंटेन्स प्लॉइडी ऑफ द सेल। ये सब कुछ पॉइंट जो है इसमें मेंशन कर लेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको नोट करा रखा है, ठीक है। देन अगर मैं कर दूं मेंशन द टर्म फॉर दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच मेंटेन्स प्लॉइडी ऑफ द सेल, मियोसिस की बजाय माइटोसिस हो जाएगा अभी यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस देखिए चेंज में क्या कर रही हूँ यहाँ पे। दो क्वेश्चन तो ऐसे हुआ आपका, एक और क्या क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उसको इसी पेज पे करना पड़ेगा। एक ये है, देखिए 9th हो जाएगा ये। Mention the term for that type of cell division which maintains ploidy from one generation to another generation। अब आया समझ में? वन जनरेशन टू, ये मैं तब से आपको बता रही थी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन मेंटेन करे, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तब इसका आंसर मियोसिस हो जाएगा। चलिए अब लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट। Yes, ma'am. Done.
10th क्वेश्चन, राइट द ploidy of the following cells। ये आपको जिंदगी भर काम देगा, अभी नहीं सिर्फ हमेशा के लिए। फर्स्ट, स्पर्म कैसा है? एन मतलब हैप्लॉइड है। अभी देखिए, स्पर्म हैप्लॉइड है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं दे दूं स्पर्मेटोगोनिया, तब ये बदल गया, चेंज हो गया, ये डिप्लॉयड हो जाएगा, ये 2n हो गया डिप्लॉयड। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्म की जगह कर दीजिए ओवम, तब इसकी प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। लेकिन स्पर्मेटोगोनिया की जगह पे अगर मैंने कर दिया oogonia, तब इसकी प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉयड है, 2n है। फिर उसी तरीके से शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सबको लगता है कि ये हैप्लॉइड है, बट एक्चुअली इट्स डिप्लॉयड। दोनों का माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले या मेगास्पोर मदर सेल, दोनों के दोनों डिप्लॉयड है। लेकिन जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स की बारी आएगी, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, डिप्लॉयड। किसी भी बच्चे से पूछ के देखेंगे जाइगोट क्या है, तो हैप्लॉइड है। जाइगोट क्या है? वो पता नहीं वन सेल और प्लॉइडी में क्यों कंफ्यूज करते हैं बच्चे। आप कभी नहीं करेंगे ऐसा। जाइगोट की प्लॉइडी जो है वो 2n है, 2n है, डिप्लॉयड है ये। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मतलब ये है तो है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब पूछना स्टार्ट करते हैं, खड़ा कर दिया बच्चे को, बताओ स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है? पहले हैप्लॉइड है, नहीं 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 डिप्लॉयड होगा, नहीं मैम हैप्लॉइड होगा। मतलब इतना कंफ्यूजन क्यों है? जब मैं आपको बता रही हूँ कि स्पर्म को बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि मियोसिस होना है, तो मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में हम नहीं कराएंगे, अगर आपको हैप्लॉइड सेल्स उससे बनाना है। ठीक है, चलिए इस पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। समझने में कोई दिक्कत नहीं है? आज की क्लास क्लियर है बिल्कुल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चों के स्कूल्स में कौन कौन से चैप्टर चल रहे हैं?